नाजरीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज का जो फोकस रहा है वो उन साइंटिस्ट से, उन रिसर्चर से बात करने का मकसद रहा है जो अपने मैक्सिमम अपनी जिंदगी लाइब्रेरीज या लेबोरेटरीज में सर्व करते हैं, ताकि वो उन सवालों के जवाब जाने जो सवाल इंसानियत को इस जिंदगी के डिफरेंट मरहलों में, मुख्तलिफ जो फैसेट्स जिंदगी के हैं उसमें सवालिया निशान बन गए हैं। तो उसमें सबसे अहम इंसान की जिंदगी रही है। बहुत सारे मामले हैं इंसानी जिंदगी को दरपेश, लेकिन एक सबसे बड़ा मामला है जो भारीपन, वजन ज्यादा बढ़ना, जो डायबिटीज और ओबेसिटी, ये जो मामले हैं पूरी दुनिया का, ये किसी एक मखसूस रीजन का हवा मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन मामला एक ही है। तो आज हमने इस सिलसिले में अपने एक साइंटिस्ट से दरखास्त की है बात करने की। मोहम्मद समीर साहब ये इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरबिया से बात करेंगे। समीर साहब, आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइफ के इस शो में। शुक्रिया। शुरू इस बात से करेंगे कि बेसिकली ये जो मोटापन है, तो दुनिया में सीन क्या है? अब तो जहाज भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा मोटे लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो शायद टिकट में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन किस तरफ जा रहा है इंसान का मोटापन और इसकी खास वजूहात क्या है? ये अगर 21st सेंचुरी के हवाले से बात की जाए तो जो ओबेसिटी, आप जिसको मोटापन कहते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर चैलेंजेस। और सीन बहुत बुरा है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो वहां पर हालत 10-20 साल पहले खराब थी। वहां थोड़ा स्टेबलाइज हो गया क्योंकि उन्होंने सबक सीख लिया नेचुरली। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कम करें, अपना वजन कम करें डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से। लेकिन अब बात वेस्ट से निकल के ईस्ट की तरफ आ गई। और अब आप देखेंगे कि जो ओबेसिटी का जो मसला है वो बहुत बड़ा है डेवलपिंग नेशंस में, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हर जगह मसला है। और मोटापा, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि एक जो कॉस्मेटिक आंसर नहीं है कि आपकी जो शेप है या शक्ल है उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त मामला है। एक्सेस कैलोरीज से बहुत ही नुकसान होता है इंसान का, और इसके वजह से कई ज़्यादा जो डिजीज़ हैं उनके होने का अंदेशा रहता है, खतरा रहता है। तो देयर आर सेवरल डिजीजेस दैट obese people actually get, that normal people will not get, or get in a much lower ratio. इनमें टाइप 2 डायबिटीज एक सबसे बड़ा मसला है। टाइप 2 डायबिटीज इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज और लार्जेस्ट जो एंडेमिक डिजीज है, और उसमें मोटापा सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मोटे नहीं हैं और फिर भी उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। 80% जो लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ओबीज होते हैं, वो उनका जो वजन होता है। समीर साहब, ये जो डायबिटीज जिसको हम कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस, एक जमाना था ये कहा जा रहा था कि ये अबंडेंस की बीमारी है, जहां आपको बहुत सारा हो और आप बहुत सारा खाते हैं तो बीमारी हो जाती है। लेकिन अब जो नए रिसर्चेस आए हैं उसमें कह रहे हैं कि ये उन जगहों पे भी है जहां खाने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, बेसिकली जो एक ब्रॉड टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे या मोटापा कहेंगे, तो ब्रॉडली अगर हम एक जनरलाइज करेंगे तो ये ज्यादा खाने से होता है, ज्यादा खाने से और कम जो है खर्च करने से। तो एक बैलेंस होता है नॉर्मली। अगर हम 200 साल पहले जाएंगे तो खाना नहीं होता था, तो इंसान ने बड़ी सख्ती बर्दाश्त की है। कई सेंचुरी खाना ठीक से नहीं मिलता था, तो कम जो कैलोरीज पे हम लोग जो है जिंदा रहते थे। उसकी वजह से एक नेचुरल सिलेक्शन हो गई। हमारी जो बॉडी है वो बड़ी एफिशिएंट हो गई, हम लोग कम खाने पे रह सकते। ये साल चलता गया, सेंचुरीज। इट हैपेंड दैट ह्यूमन बीइंग्स वेर able to sustain our very low calories, very low amount of diet.
और उसमें एक और बात थी कि एक कंसिस्टेंट नहीं मिलता था खाना, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, एक रेस्ट भी मिलता था बॉडी को। जो मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब खत्म हो गया। अब आपको खाना भी मिलता है, वक्त पर भी मिलता है और ज्यादा भी मिलता है, और हमारी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एफिशिएंट है, एनर्जी कम चाहिए, आप ज्यादा देंगे तो इसके जो है इससे नुकसान है। तो ज्यादातर लोग सिर्फ खाने की वजह से या उनके लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से मोटे हो जाते हैं या उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा एक फ्रैक्शन है लोगों का जिनको एक जेनेटिक इश्यूज हैं, हेरिडिटरी इश्यूज हैं, जो चाहे कम खाएं या ज्यादा खाएं वो मोटे हो सकते हैं और उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। मगर ये एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन, बड़ा सा जो नॉर्मल जो कि ज्यादातर लोग हैं वो इसीलिए मतलब मोटे हो जाते हैं, उनको डिजीज हो जाती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल खराब। इनफैक्ट जो काफी ज्यादा रिसर्च है वो इसमें ये कि अगर आप लाइफस्टाइल पे ध्यान दें तो जो मोटे भी लोग हो जाते हैं वो दे कैन एक्चुअली गेट बैक टू शेप, दे कैन गेट बैक, लूज कैलोरीज एंड एक्चुअली गेट रिड ऑफ द डिजीज। इससे पहले कि समीर साहब के से और बातें पूछे, ये बताना जरूरी है कि समीर साहब बेसिकली एक बायोकेमिस्ट हैं और ये इस वक्त सऊदी अरबिया की एक मेजर यूनिवर्सिटी में एक इंडिपेंडेंट लैब मैनेज कर रहे हैं जहां ये रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इनकी अपनी कहानी क्या रही है, इनकी लर्निंग कर्व क्या रही है, तो ये समीर साहब खुद बता देंगे। मेरा जो जन्म हुआ वो सोपोर के एक गांव में, सोपोर के पास एक गांव है, उसका नाम बोटिंग है, वहां पर हुआ। बोटिंग बेसिकली जैनगेर एरिया है, वहां पर आता है, और जो बाबा शुक्रुद्दीन की जियारत है उसके बिल्कुल पास में आता है। तो मेरा जो मेरी स्कूलिंग हुई वो वहीं पर लोकल स्कूल में हुई, 10वीं तक, 10th क्लास तक। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में 10+2, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में ही मैंने कॉलेज बीएससी वगैरह बीएससी मुकम्मल किया। उसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हो गया। उस वक्त अगर मैं ईमानदारी से ये कहूँ कि मुझे आइडिया नहीं था कि बायोकेमिस्ट्री का जो इतना रिसर्च हेवी सब्जेक्ट है, प्रेस्टिजियस था उस जमाने में, मुश्किल था मास्टर्स के लिए जाना वहाँ पर। वो तो मेरा हो गया, हमने मास्टर्स वहाँ से किया, और देयर वाज आई थिंक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, अगर मैं बताऊँ, जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट उस वक्त भी था और अब भी है, बहुत ही हाई क्वालिटी डिपार्टमेंट था। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अगर एक डिपार्टमेंट आप सिंगल आउट करेंगे उस हिसाब से, दैट वाज बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और मास्टर्स करने के बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने पीएचडी की, क्योंकि उस टाइम एक बड़ा सा एक स्टेप था, बड़ा एक इम्प्रूवमेंट था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काफ़ी माहौल अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा था, तो पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जो पीएचडी के दौरान जो सीखा, पब्लिश किया और ताल्लुकात बढ़ाए, उसकी वजह से पोस्ट डॉक ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद मैं यूएस चला गया। मेरा जो पहला पोस्ट डॉक था वॉज इन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसा, जो लिटिल रॉक में है। वहाँ पर मैंने 2-2.5 साल का पोस्ट डॉक किया, और उसके बाद में फिर जो मेरी फर्दर जो ट्रेनिंग हुई वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में हुई, एंड दैट्स वेयर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 7 years, फर्स्ट एज अ रिसर्च एसोसिएट एंड देन एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि आई शुड लीव यूएस, एंड आई केम टू सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर मैं रिसर्च साइंटिस्ट, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में। आई एम डूइंग माय ओन रिसर्च ऑन दिस फील्ड, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो डॉक्टर साहब ये हमें बता दीजिएगा, जब आपने पीएचडी किया तो पीएचडी में आप बेसिकली, साइंस में ये कहा जाता है कि साइंस में सवाल अच्छा हो तो रिसर्च बढ़िया होती है, तो आप किस सवाल के जवाब में आपने पीएचडी कर लिया? सो आपने बहुत सही बोला कि आपने बहुत सही कहा कि जो क्वेश्चन होता है, सवाल जो होता है पीएचडी का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में एक और चीज होनी चाहिए कि न सिर्फ सवाल अच्छा हो, बल्कि उस सवाल को जवाब देने के लिए एक सेटअप अच्छा हो।
जैसे अगर आप बायोलॉजी से हट के जाएंगे, जो साइंस से हट के जाएंगे, अगर आप लिटरेचर वगैरह में जाएंगे, उसके उसमें जो अगर सवाल अच्छा हो तो आदमी खुद ही जो है रिसोर्सेज के बगैर उसका जवाब निकाल सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में ऐसा नहीं। यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्स विच इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स, रिएजेंट्स, फंडिंग, अ लॉट ऑफ थिंग। तो जेएनयू में ये दोनों चीजें मौजूद। मेरा जो सवाल था, वी वेर एट दैट टाइम ट्राइंग टू यूज सम न्यू ड्रग्स इन एनिमल मॉडल ऑफ डायबिटीज, और देख रहे थे कि उनमें से कुछ नेचुरल ड्रग्स थे, नेचुरल हर्ब्स थे, और कुछ और चीजें थी। तो वी टेस्टेड देम ऑन एनिमल्स टू शो हाउ गुड दे आर एज एंटी डायबिटिक एजेंट्स। So that's what my PhD was throughout. So what was the takeaway? So PhD में ज्यादातर जो है वो एक ट्रेनिंग ही होती है। PhD में आप रिसर्च में ऐसा होता है कि आप ओवरनाइट कुछ डिस्कवर नहीं करते हैं, ओवरनाइट कुछ इन्वेंट नहीं करते हैं। तो PhD में पहला पहला काम ये कि आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं। एक अगर सवाल है उसको जवाब देने का कैसे देते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आप। तो जो ट्रेनिंग होती है PhD में वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब कैसे दिया, उसके लिए टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, एनिमल मॉडल्स हैं, काफी चीजें सारी हैं, वो आप सीखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है। रिसर्च में फेलियर बहुत होता है। ये ऐसे जैसे आपको एक फुटबॉल मैच है, बंदा बहुत मेहनत करता है, एक गोल से दूसरी गोल में बॉल ले जाता है, लेकिन फिर गोल नहीं होता। तो बयाल का, लेकिन उसने सीख लिया कि एक गोल से जो है दूसरे गोल में ये बॉल लेनी कैसे है। तो बायोलॉजिकल साइंस में भी ऐसा ही है। आपने सवाल पूछा, आपने सोचा इस सवाल का ये जवाब होगा, लेकिन बायोलॉजी बायोलॉजी है, ये रियलिटी है। वहां जवाब क्या मिलेगा उसका आपको वेट करना है। तो बहरहाल एक तो ट्रेनिंग हुई, और हमने जो भी जो हमारे रिजल्ट्स आए वहां से हमने उनको पब्लिश किया। तो जो पब्लिश करने के बाद हमने कुछ नई चीजें वो जो और करनी थी, वो सवाल भी पूछे कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें और करने की जरूरत। तो PhD उतना ही होता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, उसी लैब में और काम करते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक नए सिस्टम में चले जाएं, कुछ नया सीखें। और तो आप दूसरे सिस्टम में चले गए पोस्टडॉक के लिए। तो वो जेएनयू से जाना और एक नए सिस्टम में, बेसिकली जो इस वक्त की सिचुएशन है, काफी टाइम से वेस्ट जो है, स्पेशली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर सीन एज द बेस्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो ट्रैवल रहा आपको, आपका यहाँ से वहां तक, और जो स्ट्रगल रही वो कैसी रही, और फिर आपने पहले पोस्टडॉक में किया क्या? तो पहली बात है कि जो मेरे जैसे जो छोटे गांव से लोग आते हैं, तो हम हर स्टेज पे स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल्स कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हुई, स्ट्रगल पहले जेएनयू में भी हुई, और नेचुरली यूएस में और भी स्ट्रगल्स हैं। आपको रहने का वहां पर सेटल होने में टाइम लगता है। लेकिन ये होता है कि एक बार आप सिस्टम में दाखिल हो गए, एक बार आपने आपको करना है, ये ठान लिया आपने, तो उसके बाद स्ट्रगल जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब मैं यूएस पहुंचा तो पहली बात एक बेहतर सेटअप था, बेहतर सब कुछ था। वहाँ पर काम जल्दी होता था। उसके बड़े रीजंस हैं। आपको रिएजेंट हिंदुस्तान में चाहिए तो उसको में टाइम लगेगा लाने में। वहाँ पर ओवरनाइट आपको 24 आवर्स में सब मिलेगा। तो पेस जो है काम का वो बहुत ज़्यादा। जो मैंने काम 5 साल में फॉर एग्जाम्पल इंडिया में किया, जेएनयू में किया, वहाँ वो आराम से 2 साल में हो सकता है। तो मुझे लगता अब भी यही मामला है, अब भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। तो वहाँ पर एक नए सिस्टम में मैंने कदम रखा। तो जो हमारी जो जो ओबेसिटी का जो मेन रेगुलेटर है वो है हम कितना खाएंगे और हम कितना खर्च करें। और जो ये खाने का जो एपेटाइट है, सटाइटी है, इसका जो सेंटर है वो ब्रेन में है। तो मैं पहले बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बॉर्न जैसे बच्चे होते हैं वो ओबीज हो जाते हैं बिना किसी खाए वगैरह।
और उनको एक म्यूटेशन होती है एक रिसेप्टर में जो कि ब्रेन में होता है। जी जी जी। तो जो कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चों को शुरू से ही ओबेसिटी हो जाती है, और रीज़न ये होता है कि उनको जो एक रिसेप्टर है ब्रेन में, उसमें एक म्यूटेशन हो जाती है। तो ये ब्रेन का सेंटर जो है हमें रेगुलेट करता है खाने में और एनर्जी एक्सपेंडिचर में। तो इस म्यूटेशन से उनको जो है मोटापा हो जाता है। जैसे वो पैदा होते हैं उसके बाद साल में, 2 साल में या 3 साल में, और बिना मतलब इसका कोई डिपेंड नहीं है कि वो कितना खाएंगे वगैरह। तो इस रिसेप्टर को हम मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर कहते हैं, और इसी पे मैंने फिर काम शुरू किया वहाँ कि ये जो म्यूटेशन है ये बच्चों में ये इससे क्या होता है, म्यूटेशन का असर क्या पड़ता है इस रिसेप्टर फंक्शन पे, और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये म्यूटेटेड रिसेप्टर है इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमने पहले जो वहाँ पर 2-3 पेपर्स छापे कि इस म्यूटेशन से रिसेप्टर पे क्या असर पड़ता है। और चूंकि हमारा सिस्टम एक सेल्यूलर सिस्टम था, उस सिस्टम में हमने दिखाया कि इस म्यूटेशन से क्या फर्क पड़ता है कि ये जो रिसेप्टर है जहां उसको नॉर्मली होना चाहिए सेल में, वहां ये होता नहीं, ये मिसप्लेस हो जाता है। और हमने कुछ ट्रायल्स भी की, कुछ ड्रग्स की कि इस मिसप्लेसमेंट को जो ठीक किया जाए ताकि ये जो रिसेप्टर है वो आराम से अपनी जगह पहुंच जाए और नॉर्मली जो है वो फंक्शन करे। तो थोड़ी सी हमने कुछ पेशरफ्त की थी, उस वक्त पब्लिश किया था पेपर, और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया क्योंकि फिर एक कंपनी ने ओवर दे जस्ट टुक ओवर द केस, सो आई थिंक यूनिवर्सिटी डिड सम tie up with the company and they just started testing some other drugs. तो उसके बाद I don't think much headway was made. अब पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब थोड़ी सी जीन थेरेपीज का सिलसिला शुरू हो गया है, ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है, तो अब पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो आप उसके बाद आपने आपका जो दूसरा असाइनमेंट था वो भी पोस्ट डॉक्टरेट ही था? जी, जब उसके बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया। मुझे इंटरेस्ट ये था कि अब मैंने जो एक साइड कर लिया, मुझे इंटरेस्ट था फैट में, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो है एक्सेस फैट। मुझे यही मुझे यही काम था कि इस फैट में क्या मसला होता है, अगर ये ज्यादा हो जाता है बॉडी में, मसला क्या होता है। तो उसके लिए मैंने न्यूयॉर्क कॉर्नेल में एक लैब थी प्रोफेसर टिम मकग्रॉ की, तो मैंने वहाँ पर जाके उनको अप्लाई किया, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दे दिया और वहाँ पर मुझे पोजीशन मिल गई, जो कि पहले एक पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएटशिप थी 1 साल तक, उसके बाद रिसर्च एसोसिएट, उसके बाद इंस्ट्रक्टर। तो तकरीबन 7 साल मैंने वहाँ पर गुजारे। तो वहाँ पर काम यही था कि जो ये जिसको हम बोलते हैं एडिपोज डिसफंक्शन, जो एक नॉर्मल फंक्शन होती है फैट सेल की, वो कैसे, उसमें कैसे फंक्शनल डिसरेगुलेशन आ जाती है जब ये ज्यादा हो जाता है। तो उस पे हमारा काफी काम था, वहां पर वही काम किया। इनफैक्ट आई कंटिन्यू टू डू दैट। हाँ, तो क्या मतलब फिर हुआ क्या? ये तो मतलब सब्जेक्ट तो आपने बताया, लेकिन फिर काम जो हुआ वो हुआ क्या? जी, तो हम बेसिकली जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करें ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन इस एडिपोसाइट डिसफंक्शन में। कि जैसे आप नॉर्मल जो नॉर्मल लीन ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन सब्जेक्ट होता है, उसमें एक सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और जब ये मोटे अगर आप मोटे सब्जेक्ट्स को देखेंगे, उनमें जो है ये जीन्स जो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। हमने ये कुछ आइडेंटिफाई किए कुछ जीन्स कि इनकी वजह से ये सब हो रहा है पोटेंशियल। अब नेचुरली ये एक जीन से होता नहीं है, 2 जीन से होते नहीं है, but each lab basically identifies a set of genes, and then we basically try to find some drugs that can reverse again the same thing, that can reverse the process. और वहाँ पर काफी देर तक हमने काम किया, और अब वही काम ऑलमोस्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब थोड़ा एक अलग एक रिसेप्टर सेक्शन में आ गया हूँ, जो कि मैं यहाँ पर अब काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर हमने काफ़ी जो ट्रायल्स बहुत किए, हमने फाइजर के साथ वहाँ पर कोलैबोरेशन की,
because they saw a lot of potential, they funded the project. उन्हें काफ़ी पोटेंशियल दिया और हमने काफ़ी जो एनिमल मॉडल्स तक हमने काफ़ी काम किया और दिखाया कि अगर हम कुछ रिवर्स करें, कुछ ड्रग्स ले लें तो एनिमल्स में एटलीस्ट इससे जो है डायबिटीज़ का या जो फैट का जो डिस्फंक्शन है वो कम हो जाता है. लेकिन अब लेट्स सी, अब दे हैव टेकन ओवर, लेट्स सी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स शायद वो कर लें. आजकल यूनिवर्सिटी में आपकी मसरूफियात क्या है? आपका सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन which aspect of it is being investigated in your lab now? Okay, so I think the setup same है. I'm still interested in this fat कि जो excess fat है उससे क्या मसला हो जाता है. अब मेरा थोड़ा चेंज हल्का सा हो गया है. मसला ये है कि जो ये excess fat है पर से ऐसे लगता है कि इससे खराबी होगी, लेकिन हर इंसान में नहीं होगी. So there are at least 2 different types of people. एक हम लोग बोलते हैं कि वो मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज है और देयर आर अदर पीपल हु आर एन अनहेल्दी ओबीज. तो फैट दोनों है, लेकिन जो एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है जो कि छोटा फ्रैक्शन है, दे आर टोटली नॉर्मल और लार्जली नॉर्मल. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन. व्हाई आर सम पीपल, because of excess fat, they have tremendous problems. There are others who don't seem to have the same amount of problems. They are much healthier. At least though जो indication जो metabolic health है वो बड़ा normal. So I am focusing on a group of receptors. They are called as G protein coupled receptors or GPCRs. Now these are around 350 receptors and they regulate a lot of metabolism in our body. In fact, they are very famous because they are good drug targets. If you, our blood pressure drugs, for example, they are target GPCRs. The painkillers like the opioid receptor agonists, they are actually also target GPCRs. So they are favorite drug targets. And that's why I chose this class of protein. I want to look at if we can find a couple of these GPCRs that could be targeted, that we can target to alleviate this problem. But the reference is the difference between these metabolically healthy obese versus the unhealthy ones. What are the possibilities of helping the bad fat become a good part of fat by some genetic intervention? मतलब how is the मतलब scope है इस टेक्नोलॉजी का? जो जीन थेरेपीज का मामला है, I think it is now gaining a lot of traction. There are lots of trials going on. There is a possibility that it might actually be useful in obesity also or diabetes also. There is a possibility. The problem with this field is, as opposed to cancer, for example. So cancer patients, you can actually try things very easily because there are lots of people who are on deathbed. And you can get a license or you can get some kind of an approval to test drugs. But that's not the case with obesity. Nobody is going to try something drastic in an obese individual because it's not some kind of an emergency in that sense. There are other things that a lot of people believe that, which I basically mentioned in the beginning. A lot of these problems can be reversed by simple lifestyle changes. So that's why dramatic interventions in these cases at this point is not very easy. We are still relying on some drugs that are actually that have been used for a long time, like metformin and some other drugs that are coming. But gene intervention so far, that has not been happening. There is one intervention that has been useful in obesity, that is surgical intervention, the gastric bypass surgery. That has actually been very, very successful, at least in morbid obese, like obese people who have at least 35 BMI. Other than that, I think the genetic therapies have not been used so far, at least. But there is a possibility in near future that it may happen. तो समीर साहब, हम आपके निहायत ही मशकूर हैं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, हमको बताया कि रिसर्च कैसे होती है और ये महज रिसर्च करने से पहले
एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए कि आपको सही मुकाम मिले जहां आप सही ढंग से रिसर्च कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।